हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का ज़बरदस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आजकल आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उसमें सबसे अधिक प्रश्न यदि इतिहास से बन रहे हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री से बन रहे हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों पूरा डिटेल के साथ में समझाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। और ये प्रश्न वे हैं सारे जो लगभग 30-40 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। और चाहे एग्जाम कोई भी हो, रेलवे का हो, यूपी पीसीएस का हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, या कोई भी एग्जाम हो XYZ। और आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ एक लाइन के कमजोर छात्रों के लिए नहीं है। मैं सही कहता हूं फ्रेंड्स, जो कमजोर छात्र होंगे वो पहले दूसरे क्वेश्चन पर ही वीडियो को छोड़ देंगे, नहीं तो ट्राई करके आप खुद देख लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों को सही कालानुक्रम में लगाइए। आपको इस तरह ये चारों सत्याग्रह फिर आंदोलन दिए गए हैं और आपको सही क्रम में लगाना है। जो पहले हुआ उसे पहले और बाद में उसे बाद में रखना है। तो सबसे पहले देखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प ए। सबसे पहले आएगा ए। क्यों? चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ 1920 ईस्वी में, बी। उसके बाद आएगा दांडी मार्च। ये कब हुआ था? ये हुआ था दांडी मार्च 1930 ईस्वी में। उसके बाद अंत में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसलिए ABDC विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, मैंने यहाँ भी लिख दिया इनको। देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च हुआ था आपका 1930 ईस्वी में, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, कब? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था इस आंदोलन के समय पर। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था मार्च 1930 में। गांधी जी की दांडी यात्रा से इसका शुरुआत हुई थी इसकी। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से समाप्त कब किया था, अर्थात वापस लिया था 1934 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्ट भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित कहाँ किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर लाहौर। और फ्रेंड्स, मैं इतना और कहना चाहूँगा आपसे, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम है या नहीं भी मालूम है फ्रेंड्स, लेकिन आप कोशिश करिएगा आंसर को कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ लिखने की। उससे क्या होगा कि आपका रियाज होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी, लखनऊ में हुआ था। और चलिए थोड़ा डिटेल से जानते हैं इसके बारे में कि अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के सम्मेलन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच कहाँ लखनऊ समझौता हुआ था, ये लखनऊ में। और यह समझौता मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लखनऊ समझौता था वह किन किन की सहायता से या फिर सहयोग से हुआ था, तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के सहयोग से ही हुआ था। और इस सम्मेलन में लोकमान्य जो तिलक थे, लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, याद रखिएगा इसको, फैक्ट को, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन की बात कही थी, जिसे महात्मा गांधी ने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। आपसे क्वेश्चन यहाँ ये भी बनेगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार लोकमान्य तिलक ने किस समझौते के दौरान ये जो नारा है वो दिया था? तो याद रखिएगा लखनऊ समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आजकल ऐसे प्रश्न बहुत बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को ध्यान से पढ़ना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। ये असत्य है। इसका विशेष प्रयोजन नमक कर का विरोध करना नहीं था, बल्कि क्या था, यहां पर पढ़िएगा। तो देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च का आरंभ किया था अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ में 12 मार्च 1930 को। कहां से? गुजरात के में स्थित साबरमती आश्रम से किया था इसका आरंभ। और 240 मील की लंबी यात्रा करके 24 दिनों में तय की थी ये यात्रा। और 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल प्रार्थना के बाद में गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर इस नमक कानून को भंग किया था। और याद रखिएगा, इस आंदोलन का विशेष प्रयोजन नमक कर के बहाने से, यहां पर पढ़ेगा ध्यान से, नमक कर के बहाने से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन चलाना था। याद रखिएगा, ये इसका स्पेशल फैक्ट है। इसलिए नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन नहीं था, बल्कि क्या था, इस आंदोलन के बहाने क्या था, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन चलाना था। चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फ्रेंड्स आपको ईमानदारी से आप वीडियो दिल से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें हौसला बढ़ता है
और हमें और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया था? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लाया गया, सेलेक्टिव क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के अर्थात यूपी पीसीएस में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहां पर दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, विधानसभा में मुस्लिमों के अलग निर्वाचन एवं स्थानों का आरक्षण। और यहां पर पढ़िएगा 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन तथा स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी इस मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से, और इसी व्यवस्था ने मुसलमानों में पृथकता का ऐसा बीज बोया जिसकी परिणति भारत विभाजन के रूप में हुई थी। चलिए क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें इनमें से कौन नहीं था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे उसमें सदस्य, तो इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्य वाली 14 सदस्य वाली एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और इस अंतरिम सरकार के गठन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 सदस्यों में शामिल नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, CR दास अर्थात चित्तरंजन दास। यहां पर पढ़िएगा, चित्तरंजन दास को 1922 के गया अधिवेशन में, याद रखिएगा इसको, 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन हुआ क्या कि स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, और CR दास तथा मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहां पर? इलाहाबाद में। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की थी? तो इलाहाबाद में की थी 1923 ईस्वी में। और स्वराज पार्टी चुनावों को लड़ना और विधानमंडल में प्रविष्ट होना चाहती थी। अब आप यहां पर पढ़ेगा कि इसकी स्थापना हुई क्यों थी। तो ये जो स्वराज पार्टी थी ये चुनावों को लड़ना चाहती थी और विधानमंडल में प्रवेश होना चाहती थी, जिसके लिए शुरू में कांग्रेस तैयार नहीं थी। बट क्या हुआ कि बाद में कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को इस शर्त पर चुनाव लड़ने और विधानमंडल में जाने की अनुमति दी कि वे विधानमंडलों के द्वारा सरकार के संचालन को असंभव बना देंगे। चलिए, उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतार दिया था? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। 1853, 55, 56 या फिर 57 में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1856 ईस्वी में। देखिए, ये भी एक 1857 की जो महान क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी उसमें ये भी एक तात्कालिक कारण था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने जो उनका व्यक्तिगत सिद्धांत जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात हड़प नीति, तो इसके अंतर्गत 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाया था, और उसके बाद में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया था, और उसके बाद में जो अवध का विलय था वो अपने साम्राज्य में कर लिया था। अर्थात इस जो हड़प नीति थी इसी के माध्यम से जो है उसने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था, और ये भी एक 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में हुए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और इस अधिवेशन की प्रमुख बातें क्या थी? तो 2 बातें इसकी प्रमुख थी। आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित करना, और अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव लाया गया था इस अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण के लिए स्वयंसेवी संगठन की खूब मदद की थी, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन था वो था स्वदेश बांधव समिति। और स्वदेश बांधव समिति जो कि वारीसाल के एक अध्यापक थे अश्विनी कुमार, उनके नेतृत्व में अर्थात उनकी लीडरशिप में गठित की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन में जो वंदे मातरम है और बंगाल एक है, इन दोनों के जो नारे लगाए गए थे खूब अधिक मात्रा में, और स्वदेशी आंदोलन के कारण ही सबसे अधिक सफलता मिली थी विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? आपसे पूछा गया नहीं किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, इसका भी किया था, और किसका? बारदोली सत्याग्रह किया था? नहीं किया था, नहीं किया था। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह। यहां पर पढ़िएगा ध्यान से, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, न कि महात्मा गांधी जी ने। और जो खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने पर किया गया यह सत्याग्रह था, जिसमें गांधी जी ने क्या किया था
कि गांधी जी का जो साथ दिया था वो वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने इनका साथ दिया था गांधी जी का। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, तो गांधी जी के द्वारा वायसराय के सामने 11 सूत्रों वाली एक मांग रखी गई थी और उस मांग पर विचार न करने के कारण ही 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। और उसके बाद में आता है भारत छोड़ो आंदोलन। आप जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से शुरू हुआ था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी, अर्थात जड़ें हिला दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? जबरदस्त भाई साहब, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, गुजराती, तो ये जो उर्दू भाषा है इसमें नहीं छापा जाता था। द इंडियन ओपिनियन जो पत्र है महात्मा गांधी जी ने शुरू कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन शुरू किया, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। और यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल में निकलता था, उर्दू में नहीं छपता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि कांग्रेस अधिवेशन के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहते। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन थे जिन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो भाई साहब किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। और भारतीय शांति के जन्मदाता, जनता द्वारा दी गई उपाधि लोकमान्य, लोकमान्य से सुशोभित बाल गंगाधर तिलक ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन छाप लीजिएगा भाई साहब, जबरदस्त धुआं प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और बदरुद्दीन तैयब जी ने ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन था, कौन सा? 1987 में जो हुआ था मद्रास में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी ने। और प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये भी जान लीजिएगा आप। जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो बंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में, जब इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, बट जो इसकी अध्यक्षता अधिवेशन की वो की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी पहले अधिवेशन की। और दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था 1886 में, अगले साल, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और नेक्स्ट जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था 1888 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले ने। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि पहले अंग्रेज कौन थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो थे जॉर्ज यूले, याद रखिएगा, जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, शायद आप सभी जानते भी होंगे, बाल गंगाधर तिलक ने किया था महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और भी डिटेल से। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में एक परंपरागत धार्मिक उत्सव अर्थात गणपति उत्सव का उपयोग किया था। किसके लिए? गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए इसका आरंभ किया था। और 1895 में, करेक्शन, 1895 में 2 साल बाद ही इन्होंने शिवाजी उत्सव का भी आयोजन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि महाराष्ट्र के युवकों के आगे अनुकरण के लिए शिवाजी का उदाहरण सामने रखकर उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना। कहने का मतलब है कुल मिलाकर ये दोनों उत्सव इसलिए शुरू किए गए थे ताकि जो वहाँ की जनता है उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो और वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो वहाँ के युवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1932 ईस्वी के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा हरिजनों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस घोषणा के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। और अंततः हुआ क्या कि जो मदन मोहन मालवीय थे और एम.जी. राजा, इनके प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट अर्थात पूना समझौता हुआ एक, और जिसके तहत क्या हुआ कि दलित वर्गों के लिए निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब है कि निर्वाचन मंडल समाप्त करके डायरेक्ट उन्हें आरक्षण दिया गया विधानमंडलों में और केंद्रीय विधानमंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। और भी आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप एक बार पढ़ लीजिए। जो विदर इंडिया और भारत एक खोजे दोनों पुस्तक, एक और है सोवियत एशिया, इनकी जो रचना की था इनको जो लिखा था वो लिखा था पंडित नेहरू ने। राइज ऑफ द मराठा पावर ये है महादेव गोविंद रानाडे की। और आप याद देखिए मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, याद रखिएगा। आर्कटिक होम ऑफ आर्यन और गीता रहस्य ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। इंडिया विंस फ्रीडम मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये।
अबुल कलाम आज़ाद ने, और इंडियन पॉलिटिक्स ये लिखी थी WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, इसको भी माइंड में बिल्कुल छाप लीजिएगा कहीं पर भी, भले ही आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले इसका। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द 100% करेक्ट आंसर। जानते हैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में। तो देखिए, जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, तो इसमें इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने, और ये ऐसा करने वाली जो पहली अर्थात प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और उसके बाद में जो 1925 में हुआ कांग्रेस कानपुर अधिवेशन, तो इसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। देखिए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। 1933 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन, तो इसमें श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने किया था। और जो 1937 में हुआ था फैजपुर अधिवेशन, याद रखिएगा इसको, फैजपुर को, ये जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था ये पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और ये पहली बार जो ये सत्र है पहली बार गाँव में संपन्न हुआ था, गाँव में संपन्न। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहां अर्थात भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए, तो यह किसने कहा था? तो भाई साहब यह कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ए कर लीजिए इसको आप। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ऐसा कहा था। यह कथन इसने कहा था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था, जो कि 1942 ईस्वी में भारत आए क्रिप्स मिशन के नेतृत्वकर्ता भी थे, तथा जो 1946 का कैबिनेट मिशन था इसके सदस्य भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी भाई साहब, विकल्प डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहां पर पड़ेगा, ध्यान से मैंने पूरा इसके बारे में लिख दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 ईस्वी में। कहां पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, तारकनाथ दास, ये सब क्या थे? इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक है वो थे लाला हरदयाल। और क्योंकि इनको इसके संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे अधिक जो योगदान था इन्हीं का था। और इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह। इन्होंने एक पत्रिका, गदर पत्रिका निकाली थी, जिसके नाम पर इस पार्टी का नाम गदर पार्टी रखा गया था। गदर पत्रिका के कारण ही रखा गया था इसका नाम गदर पार्टी। और सैन फ्रांसिस्को में आंदोलन के मुख्यालय का नाम क्या था? युगांतर आश्रम। ये भी आप याद रखिएगा भाई साहब, युगांतर आश्रम नाम था सैन फ्रांसिस्को में जो आंदोलन का मुख्यालय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसे लगी? मेरी मेहनत यदि आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स आप वीडियो को धुआं करके इस वीडियो को कामयाब बनाइए। मेरी मेहनत को कामयाब बनाने का आपका काम है। आपकी मेहनत आप खुद कामयाब करेंगे, मेरी मेहनत को भी आप कामयाब करेंगे भाई साहब। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और यदि कोई सुझाव है तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। कोई मिस प्रिंट हुआ तो ये हमें बताएं। और अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में वीडियो को धुआं कर दीजिए फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।